राधा 24 साल की एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहती थी। एक दिन उसके लिए शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति के बेटे अजय का रिश्ता आया। उन्होंने राधा को शिव मंदिर में देखा था और तभी अजय की भाभी ने उसे पसंद कर लिया था। राधा की खूबसूरती ने उन्हें पहली नजर में ही मोहित कर दिया था। जब राधा के पिता के पास यह रिश्ता आया और जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में हो रहा है, तो वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। गांव के हर किसी ने राधा की किस्मत की तारीफ की, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बनकर आएगी। राधा के पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी और उसकी मां गृहिणी थी। परिवार साधारण था, लेकिन इतने बड़े घर में बेटी का रिश्ता होना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। राधा बहुत ही सुंदर थी और 24 साल की उम्र में एक स्कूल में पढ़ाती थी। राधा के माता पिता के फैसले को ही वह अपना फैसला मानती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जो 18 साल की हो चुकी थी। दोनों बेटियों के विवाह की चिंता उनके पिता के सिर पर सवार थी और बिना दहेज के इतने अमीर घर में राधा का रिश्ता होना उनके लिए सोने पर सुहागा था। बिना किसी जांच पड़ताल के राधा के पिता ने जल्द ही उसकी शादी अजय से कर दी। राधा भी खुश थी। आखिरकार उसकी शादी इतनी अच्छी जगह हो रही थी और अजय देखने में भी अच्छा था। शादी के बाद विदाई हुई और राधा अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। राधा को ऐसा लगा जैसे उसे जीते जी भगवान ने खुशियों से भर दिया हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही माहौल था। राधा के ससुराल में उसकी सास नहीं थी, जो काफी समय पहले गुजर चुकी थी। उसके ससुर और एक बड़ी जेठानी मैना घर संभालती थी। मैना का घर पर पूरा अधिकार था और राधा के ससुर वीरेंद्र राजपूत भी मैना के आदेश पर चलते थे। राधा की दो ननद मुक्ता और नेहा मैना से जलती थी, लेकिन घर पर उसका राज था, इसलिए उससे बनाकर चलना उनके लिए जरूरी था। राधा के लिए यह सब नया था और उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। आज राधा की शादी की पहली रात थी। वह सजी धजी अजय का इंतजार कर रही थी। ससुराल आने के बाद से उसने अजय को एक बार भी नहीं देखा था। इंतजार करते करते वह सो गई। अचानक जोर की चीख से उसकी नींद खुली तो वह घबरा गई। रात के 12 बज रहे थे। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकली तो देखा कि दो नौकर अजय को पकड़कर जबरदस्ती कुछ पीला रहे थे। अजय जोर जोर से चीख रहा था। राधा से ये सब देखा नहीं गया। वह दौड़ती हुई नीचे गई और उन लोगों से अजय को छोड़ने को कहा। तभी एक बूढ़े नौकर ने कहा, मालकिन, इन्हें कैसे छोड़ दें? यह पागलपन का दौरा है। अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो बड़ी मालकिन हमें मारेगी। राधा कहने लगी, आप जाकर सो जाइए, इन्हें हम देख लेंगे। नौकर ने कहा, नहीं मालकिन, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम तो नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। राधा के मन में जैसे कोई ज्वालामुखी फूट रहा था जब उसने सुना, मालकिन, आप जाइए और सो जाइए, छोटे बाबू को हम संभाल लेंगे, ये पागल है। ये शब्द जैसे उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है या फिर कोई भयानक सपना। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी वही आवाज दोबारा आई, अरे मालकिन, आप कमरे में जाकर आराम करिए, ये तो इनका रोज का ही है, सुबह तक साहब ठीक हो जाएंगे। ऐसे दौरे तो इन्हें लगते ही रहते हैं। ये सुनकर राधा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे सजाए सजाए बिस्तर से धक्का दे दिया हो। उसका सिर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके लिए यह एक बड़ी बात थी। अब उसके लिए नींद कहां? जिसे शादी की पहली ही रात पता चले कि उसका पति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसके लिए नींद कैसे आएगी? राधा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और सारी रात शादी तोड़ने के बारे में सोचती रही। इसी उधेड़बुन में न जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह 7 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। राधा ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी जेठानी खड़ी थी। वह बोली, अरे बहुरानी, अब तक तैयार नहीं हुई हो? आज तुम्हारी पहली रसोई है। राधा ने धीरे से पूछा, भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जेठानी ने तुरंत कहा, हाँ राधा पूछो। राधा बोली, भाभी, अजय। देखो राधा, इतना ही कह पाई थी कि जेठानी ने बात काटते हुए कहा, देखो राधा,
मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि अजय नॉर्मल नहीं है। तो सुनो, मैंने तुम्हारे पापा को सब बता दिया था और साथ में ही पूरे 25 लाख रुपए भी तुम्हारे माता पिता को दिए थे, जिससे वे तुम्हारी बहन को पढ़ा सकें और उसकी शादी कर सके। राधा के सिर पर जैसे एक और बम फूट गया। यह तो उसे किसी ने कुछ भी बताया ही नहीं था। उसने कहा, तो तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, और कहकर जेठानी चली गई। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि जिन माता पिता की खुशी को उसने हमेशा अपनी खुशी समझा, वही उसे इतना बड़ा धोखा देंगे। किसी तरह खुद को संभाल कर वह तैयार हुई और नीचे पहुंची। सब लोग नाश्ते के लिए आ गए थे। राधा ने जाकर खीर बनाई। यहाँ के रीति रिवाज भी काफी अलग थे। पहले घर के सभी पुरुष नाश्ता करते थे, फिर घर की महिलाएं। राधा अपने ससुर वीरेंद्र प्रताप को अपने हाथों से खीर परोस रही थी, जबकि बाकी सबके लिए नौकर थे। अजय अब भी सो रहा था। उसका कमरा नीचे था, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। सुमित बिना नाश्ता किए ही चला गया था। मेहमानों ने खीर की बहुत तारीफ की, लेकिन अब इन सब बातों का राधा के लिए कोई महत्व नहीं रह गया था। उसकी जिंदगी का यह नया अध्याय इतना धुंधला और उलझा हुआ होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वीरेंद्र प्रताप ऑफिस के लिए निकले, घर की औरतें नाश्ते के लिए बैठ गई। राधा को इस नए माहौल में दम घुटने जैसा लग रहा था। वह अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उसकी सिसकियों को सुन सके और उसके दिल का हाल समझ सके। ये उसकी जिंदगी का पहला इम्तिहान था, जिसने उसकी जीने की इच्छा ही खत्म कर दी थी। पर यह तो अभी शुरुआत थी। इंसान को इतना कमजोर बना दिया जाता है। ये तो बस पहला इम्तिहान था। आगे ऐसे ही हजारों इम्तिहान राधा की जिंदगी में आने के लिए इंतजार कर रहे थे। राधा ने खुद को संभाला और फैसला किया कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी। राधा अपने साथ लाई हुई थोड़ी सी चीजें पैक करने लगी। तभी उसकी ननदें नेहा और मुक्ति उसके कमरे में आई और नेहा बोली, ये क्या छोटी भाभी, अब तक मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार नहीं हुई? बाहर मेहमान आ गए हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। यह कहकर नेहा चली गई, लेकिन मुक्ति वहीं ठहर गई। उसने पूछा, क्या बात है भाभी, आप खुश नहीं लग रही है? राधा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुक्ति फिर बोली, आप तो जानती हैं कि अजय भैया पागल है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? राधा का मन किया कि वह अपने माता पिता के धोखे वाली बात मुक्ति को बता दे, लेकिन उसे अच्छे से न जानने के कारण वह चुप रह गई। वह एक और धोखा नहीं सह सकती थी। राधा ने कहा, नहीं दीदी, कुछ नहीं है, आप चलिए, मैं बस तैयार हो रही हूं। मुक्ति ने कहा, देखिए भाभी, मुझे भी पता है कि एक पागल से शादी करने के बाद कोई खुश कैसे रहेगा, लेकिन अब यही आपकी जिंदगी है। मुक्ति की बातों ने राधा को सच्चाई का एहसास कराया। किसी तरह तैयार होकर राधा नीचे आ गई। मुक्ति और नेहा भी उसके साथ थी। मैना बाकी औरतों की आवभगत में लगी हुई थी। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। हर कोई राधा की सुंदरता की तारीफ कर रहा था और मैना की पसंद को सराह रहा था। आखिरकार यह रिश्ता मैना ने ही तय किया था। राधा मन ही मन सोच रही थी, काश मैं अजय से एक बार शादी से पहले मिली होती। शादी में मुझे एक बार भी यह महसूस नहीं हुआ कि अजय में कोई कमी है, लेकिन अब क्यों? उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी और राधा को मजबूरी में मुस्कुराना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद रस्में खत्म हुई तो राधा ने अपने घर जाने की इच्छा जाहिर की। मैना ने सहमति दे दी और पगफेरे की रस्म के लिए उसे जाने की इजाजत मिल गई। राधा तैयार होकर अपने मायके के लिए निकलने लगी। मैना का पति सुमित उसे उसकी ससुराल से उसके घर लेकर गया। वहां जाकर अपने माता पिता को देखकर राधा के मन में नफरत उमड़ आई थी। फिर भी पगफेरे की रस्म बिना अपने दामाद के पूरी की गई। राधा के माता पिता ने एक बार भी अजय के बारे में नहीं पूछा। जैसे ही राधा घर पहुंची, उसकी छोटी बहन अवनी उसके गले लग गई और बोली, दीदी, आपकी वजह से अब सब कुछ ठीक हो गया। मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया है और पापा की हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। दीदी, आप नहीं होती तो यह सब नहीं हो पाता। राधा ने अपनी छोटी बहन को गले से लगा लिया और मन में सोचा, अगर मेरी एक जिंदगी खराब होने से बाकी सबकी जिंदगी सुधर सकती है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? राधा अपने माता पिता के पास गई। उसकी मां ने उसे गले से लगाते हुए कहा,
बेटी, हमें माफ कर दो, हमने अपने स्वार्थ के कारण तेरी शादी कर दी। राधा ने मां को शांत किया और अपने पिताजी से मिली और उन्हें भी ढांढस बंधाया। सुमित बाहर इंतजार कर रहा था तो जल्द ही वह अपने ससुराल के लिए निकल गई। उसके माता पिता उसे रोकते रहे, लेकिन राधा नहीं रुकी। अब यह उसका घर नहीं था। कितना अजीब होता है ना, शादी से पहले मायके में सब कुछ अपना लगता है और शादी के बाद जैसे मायके पर अपना हक ही नहीं रहता। हद तो तब होती है जब माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि बेटी, इस घर से डोली उठी है तो उस घर से अर्थी ही उठनी चाहिए। रास्ते भर राधा रोती रही और सुमित बस गाड़ी चलाता रहा। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि मैना ने उसके साथ अपने पति को क्यों भेजा है। कोई नौकर भी उसे छोड़ने जा सकता था। घर आकर जब कार रुकी और राधा उतरने लगी तो सुमित ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। राधा चुपचाप घर के भीतर दाखिल हुई और अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि नीचे अजय का कमरा खुला है। वह बिना आवाज किए अजय के कमरे में दाखिल हो गई। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। पूरे कमरे में बस पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स लगी हुई थी। राधा पहले हैरान हुई, फिर उसने देखा कि अजय बैठा हुआ एक तस्वीर बना रहा है। वह करीब जाकर देखने लगी तो उसने देखा कि तस्वीर पर मां लिखा हुआ था। ये देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी अजय ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बैठो। वह बैठ गई। उसे अजय कहीं से भी पागल नहीं लग रहा था, बल्कि वह तो उसे एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार जैसा लग रहा था। अजय ने पूछा, क्या हुआ, अच्छी है ना? राधा ने जवाब दिया, हाँ, बहुत अच्छी है। अजय बोला, तुम भी बहुत अच्छी हो, पर यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। जैसे इन्होंने मुझे पागल करार दिया, वैसे ही तुम्हें भी करार देंगे। राधा ने पूछा, मतलब? अजय ने कहा, कुछ नहीं। तभी मैना कमरे में आ गई और बोली, अरे राधा, बाहर चलो, भैया को आराम करने दो। राधा सोच रही थी कि अजय उसे रोकेगा, लेकिन वह अपने काम में मशगूल रहा। राधा के कमरे से निकलते ही मैना ने कमरे में ताला लगा दिया। राधा ने सवाल किया, भाभी, लेकिन वो तो कमरे में है। मैना बोली, देखो छोटी बहू, मेरे काम में दखल मत दो तो ही अच्छा है। आज आराम कर लो, कल से तुम्हें काम बता दिए जाएंगे। मैना की बातें कल की तुलना में आज कहीं ज्यादा तीखी और कड़वी थी। राधा कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक बात तो साफ थी कि अब वह अपने मायके लौट नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ रहकर उसे और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये वह नहीं जानती थी। राधा के मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था, लेकिन किसी भी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम हो चुकी थी। वीरेंद्र प्रताप भी घर आ गए थे। सब बैठक में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी यह माहौल शादी के घर जैसा नहीं लग रहा था। दोनों नंदें अपनी भाभी की चापलूसी में लगी हुई थी और उनके पति अपने ससुर की। राधा नीचे आई और किचन में जाकर अपने लिए चाय बना ली। शादी की रात से उसने कुछ खाया नहीं था। इन सब उथल पुथल के बीच खाना पीना उसे याद ही नहीं रहा था। वह कप में चाय लेकर पलटी ही थी कि पीछे खड़े सुमित से टकरा गई और उसकी सारी चाय सुमित के कपड़ों पर गिर गई। सुमित के कपड़ों पर गर्म चाय गिरते ही वह जल्दी से राधा के मग में पानी लेकर उसके कपड़ों को पोंछने लगी, लेकिन तभी सुमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। राधा ने एक झटके में उसका हाथ छुड़ाया और अपने कमरे की ओर भाग गई। वह सोचने लगी, ये क्या हो रहा है? मेरे पति की जगह किसी और ने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, और वो भी मेरे अपने जेठ ने। राधा डर और गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित का इस तरह से उसे छूना राधा को बहुत गंदा और अपमानजनक लग रहा था। वह कमरे में गई, शावर ऑन किया और उसके नीचे बैठकर नहाने लगी। वह सोच रही थी, हे भगवान, मैं किन लोगों के बीच में फंस गई हूं। जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई है उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। न जाने मेरी जिंदगी में आगे क्या क्या होने वाला है। रोने के बाद राधा का मन थोड़ा हल्का हुआ तो वह कमरे में आकर लेट गई। 2 दिन की भूखी और थकी हुई राधा को गहरी नींद आ गई और वह काफी देर तक सोती रही। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। तब राधा की आंखें खुली। उसने अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजा खोला। रात के 9 बज चुके थे और खाना परोसते समय सभी औरतों का नीचे रहना नियम था। घर की नौकरानी उसे बुलाने के लिए आई थी।
उसने कहा, छोटी मालकिन नीचे चलिए, बड़ी मालकिन बुला रही है। राधा नीचे तो आ गई थी, पर सुमित की नजरें उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उसे निगल जाना चाहती हो। वह बार बार उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। मैना वीरेंद्र प्रताप के लिए खाना परोस रही थी। यहाँ के नियम कानून राधा की समझ से परे थे। एक तरफ सुमित, जो मैना का पति था, वह खुद से खाना लेकर खा रहा था। कायदे से तो खाना मैना को परोसना चाहिए था, क्योंकि वह उसकी पत्नी थी, पर वह वीरेंद्र प्रताप को खाना परोस रही थी। ये बात राधा के दिमाग में खटकने लगी। राधा सब समझने की कोशिश में लगी हुई थी, पर सब खाने में व्यस्त थे। तभी मैना ने राधा से किचन से सब्जी लाने को कहा और फिर सुमित को सर्व करने के लिए कह दिया। राधा कुछ भी नहीं कह पाई। वह सुमित को सब्जी दे रही थी कि सुमित ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया। राधा के हाथ से सब्जी का कटोरा गिर गया। मैना ने गुस्से में उसे देखा और मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें एक काम करने की भी तमीज नहीं है। शक्ल सूरत इतनी खूबसूरत है, पर काम जरा भी नहीं आता तुम्हें। राधा की आंखों में आंसू भर आए। सबके खाने के बाद राधा को खाने के लिए बुलाया गया। राधा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि इस घर में उसकी हैसियत एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है। मैना खुद कोई काम नहीं करती थी, सारे काम नौकरों के जिम्मे होते थे, लेकिन फिर भी वीरेंद्र प्रताप हर वक्त बस उसकी तारीफ करते रहते थे। अजय के कमरे में हमेशा ताला लगा रहता था और राधा ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे अंदर जाने का मौका नहीं मिला। हार मानकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसने सुना कि मुक्ति अपने पति से कह रही थी, हाँ जी, अब तो हम यहीं रहेंगे। पापा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इतना बड़ा कारोबार है अपना, और मैना ने तो नाक में दम कर रखा है। अजय और सुमित को इसने कैसे किनारे कर दिया है। ना जाने पापा के ऊपर क्या जादू किया है, जो बस मैना की ही बात मानते रहते हैं। मुक्ति के पति ने हंसते हुए पूछा, क्या जादू किया? मुक्ति ने कहा, कुछ भी हो, हम अपना हिस्सा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, समझे? राधा ने ये बातें सुनी तो उसे अजीब लगा, लेकिन वह चुपचाप कमरे में चली गई। उसने सोचा, क्या जिंदगी हो गई है मेरी? माँ बाप ने धोखा दे दिया, पति ऐसा मिला और ससुराल वाले भी ऐसे हैं। मैं सब ठीक कैसे करूं? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। सोचते सोचते राधा सो गई। रात के करीब 12 बजे किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो राधा डर के मारे नहीं उठी, लेकिन जो भी था वह थोड़ी देर बाद खुद ही चला गया। राधा को यह एक नई मुसीबत लग रही थी। उसने सोचा, कहीं ये सुमित तो नहीं? ये विचार आते ही उसका मन बेचैन हो गया। अगली सुबह राधा जल्दी उठकर नहा धोकर नीचे पहुंच गई। पूजा करने के बाद उसने सबको प्रसाद बांटा। नौकर लोग उसकी तारीफ करने लगे। छोटी बहू, आपके आने से यहां सुबह की पहचान हुई है, नहीं तो हर कोई बस अपने आप में ही लगा रहता था। सुबह के 8 बजते बजते राधा ने सारा नाश्ता तैयार कर लिया था। जब तक मैना उठी, राधा ने सारे काम निपटा लिए थे। मैना आई और बस वीरेंद्र प्रताप को नाश्ता परोसने चली गई। राधा ने सुमित को भी नाश्ता दिया, लेकिन आज उसने कोई बेहूदगी नहीं की। सबके जाने के बाद मैना अपनी किकी पार्टी के लिए निकल गई और नेहा और मुक्ति को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। राधा ने देखा कि घर में कोई नहीं है, तो वह चुपचाप अजय के कमरे की तरफ बढ़ गई। ताला खोलकर जब वह अंदर पहुंची तो देखा कि अजय सो रहा था और उसने नाश्ता भी नहीं किया था। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। राधा को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने सबसे पहले कमरे को ठीक किया। तब तक अजय जाग चुका था और बस राधा को देख रहा था। अजय ने पूछा, एक बात पूछूं? राधा ने कहा, हाँ पूछो। अजय बोला, आपने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? राधा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अजय ने कहा, मतलब यह है कि मेरे जैसे पागल से शादी करने के लिए आप तैयार क्यों हुई? राधा ने जवाब दिया, आपकी बातों से तो आप मुझे पागल नहीं लगते। अजय बोला, घर में सब मुझे पागल समझते हैं। मुझे कमरे से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। मुझे घूमना पसंद है। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? राधा ने कहा, पहले आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए और अपना नाश्ता कर लीजिए। अजय फटाफट नहाने चला गया। इस दौरान राधा उसकी पेंटिंग्स देखने लगी। इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स देखकर उसे यह समझ नहीं आया कि कोई इसे पागल कैसे कह सकता है। नहा धोकर अजय ने फटाफट नाश्ता कर लिया और राधा को जबरदस्ती बिठाकर उसकी तस्वीर बनाने लगा। वह बोला, तुम बहुत सुंदर हो। राधा मुस्कुराकर बोली,
आप भी बहुत अच्छे हैं। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ऐसा मत कहो, मैं बहुत बुरा हूं। भाभी कहती है कि मैं पागल हूं, ये सब दवाएं हैं। वो मुझे बहुत मारती है। जब मम्मी थी तो सब मुझे बहुत प्यार करते थे, अब मुझसे कोई बात भी नहीं करता। अजय बच्चों की तरह रोने लगा। राधा ने उसे चुप कराया और पास रखे एल्बम देखने लगी, जिसमें सुमित और अजय अपने माता पिता के साथ थे। अजय की कई फोटोज में उसे मेडल पहने हुए देखा। राधा ने मन में सोचा, इसका मतलब ये बचपन से ऐसा नहीं था। राधा अजय को लेकर बाहर गार्डन में खेलने के लिए ले गई। तभी मैना आ गई और राधा को खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसने कहा, कितनी बार समझाया है कि इस पागल को बाहर मत लाओ। समझ नहीं आता क्या? तुम क्या खुद को इस घर की मालकिन समझती हो? इस गलत फहमी में मत रहना। नौकर हो, नौकर की तरह रहो और याद रखना, ये शादी मैंने करवाई है, समझी? मैना ने एक नौकर को बुलाकर अजय को कमरे में ले जाने का आदेश दिया। अजय मैना को देखकर चिल्लाने लगा, गंदी औरत, गंदी औरत। लेकिन मैना ने उसे खींचकर कमरे में बंद करवा दिया। वीरेंद्र प्रताप के आते ही मैना ने राधा की जमकर शिकायत कर दी। इस घर की छोटी बहू होते हुए भी मैना की नजर में राधा बस एक नौकरानी थी और उसकी नंदें भी उसे उसी नजर से देखती थी। लेकिन अब राधा के लिए अजय ही सब कुछ था। राधा का मन उधेड़-बुन में था, फिर भी उसने खुद को समझाया, कैसा भी है वह मेरा पति है। उसने निर्णय लिया कि वह मैना से बात करेगी। जब सबका भोजन समाप्त हो गया तो वह मैना के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर सुमित ने उसे जबरदस्ती सीने से चिपटा रखा था। राधा ये सब देखकर घबरा गई। वह चिल्ला भी नहीं पा रही थी। उसने हिम्मत कर सुमित के बाल पकड़कर खींचे, जिस पर सुमित ने उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारे और बोला, तुम्हारी ये हरकत। राधा ने गुस्से में कहा, मैं सबको बता दूंगी। सुमित हंसते हुए बोला, जाओ, किसे बताओगी? यहां कौन है तुम्हारी बात सुनने वाला? मैना, पापा या तुम्हारा पागल पति? सीधे सीधे मान जाओ, वरना उंगली टेढ़ी करना मुझे भी आता है। राधा ने सुमित को धक्का दिया और रोते हुए अपने कमरे की ओर भागी। वह सोचने लगी, क्या हो रहा है? मैं किन भेड़ियों के बीच फंस गई हूं? राधा बहुत दुखी हो गई थी। सुमित की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसके लिए अब उस घर में रहना दूभर हो गया था। रात को ही उसने अपना सामान पैक किया और पूरी रात जागती रही। जैसे ही सुबह हुई, वह अपना सामान लेकर नीचे उतर आई। सुबह सुबह राधा को उसके सामान के साथ उतरते देख मैना की आंखें क्रोध से लाल हो गई। मैना ने पूछा, ये सब क्या है? राधा ने दृढ़ता से कहा, भाभी, मैं अब यहां नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है। मैना जोर जोर से हंसी और बोली, अच्छा, घर जाना चाहती हो तो जाओ, बिल्कुल जाओ। राधा को मैना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि मैना उसे रोकेगी और वह सुमित की असलियत बता देगी, लेकिन यहां तो कुछ भी वैसा नहीं हुआ। वह अपना सामान लेकर पैदल ही चल पड़ी। पीछे नेहा और मुक्ति एक दूसरे को देख मुस्कुरा रही थी। मैना ने कहा, देखना, जितनी जल्दी गई है उतनी ही जल्दी वापस भी आ जाएगी। और वह जोर जोर से हंसने लगी। इसी बीच अजय के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। ताला खोला गया और अजय को बाहर निकाला गया। डॉक्टर ने आकर अजय को एक सुई लगाई। मैना ने डॉक्टर के हाथ में नोटों की गड्डी चुपचाप रख दी और डॉक्टर नमस्कार करके वहां से चला गया। इधर राधा जब अपने मायके पहुंची तो उसकी मां और पिताजी उसे देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही राधा ने बताया कि वह हमेशा के लिए अपने ससुराल को छोड़ आई है, उनका व्यवहार एकदम से बदल गया। उसकी मां बोली, बेटी, तू पागल हो गई है क्या? 25 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। तेरे पापा का ऑपरेशन उसी पैसे से हुआ है और तेरी छोटी बहन की पढ़ाई भी। हम समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। राधा ने जवाब दिया, मां, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। उसके पापा वहां आकर बोले, बेटी, मानता हूं कि हमने गलती की है, लेकिन तू ही बता, मैं क्या करता? मरते दम तक भी मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता कि तेरी शादी किसी अमीर घर में कर सकूं या तेरी बहन को मेडिकल की पढ़ाई करवा सकूं। हमने तेरे साथ धोखा किया है, हम तेरे अपराधी हैं, लेकिन हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। और परसों मेरा ऑपरेशन है, सारे पैसे वही जमा है। अब मैं उन लोगों को क्या वापस करूंगा? उन्होंने आगे कहा, मेरी बात मान ले बेटी, अपनी ससुराल लौट जा।
राधा कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पापा ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। अपने पिता को यूं रोते देखकर राधा का दिल पिघल गया। उसने बहुत कोशिश की थी बिना रिश्वत के एक सरकारी नौकरी पाने की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था। कम से कम उसकी छोटी बहन पढ़कर कुछ बन तो जाएगी। राधा अपनी बहन की खुशियों के लिए सोचने लगी। उसने सोचा, पापा को ज्यादा परेशान करना भी सही नहीं है, वे पहले से ही दिल के मरीज है। पर मैं क्या करूं? राधा की मां ने कहा, हाँ बेटा, ससुराल में शुरू शुरू में मुश्किलें आती है, तू भी संभल जाएगी। राधा बोली, मां, पर वो मेरे जेठ। तभी उसकी मां ने उसकी बात काट दी। देख बेटा, तू कुछ भी कर, लेकिन अपना ससुराल मत छोड़। तू जानती है ना, ससुराल से मायके आई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। राधा ने समझ लिया कि किसी से कुछ कहना बेकार है। उसने अपना सामान उठाया और जैसे आई थी वैसे ही वापस ससुराल लौट गई। उसे देखकर मैना बोली, निकल गई सारी हिकड़ी। राधा ने कुछ नहीं कहा। अब उसने अपने मन को मजबूत कर लिया था। अब जो भी हो वह हर मुश्किल का सामना करेगी और जो गलत है उसे सही करेगी। घर के नौकर राधा को सम्मान की नजर से देखते थे, क्योंकि वह एकमात्र थी जो सबके बारे में सोचती थी और अजय का ख्याल रखती थी। राधा ने अपना सामान रखा और नीचे आकर देखा कि अजय का कमरा अभी भी बंद था। उसने बिना किसी से कुछ कहे अजय का कमरा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई। उस वक्त सब लोग घर पर थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी राधा को रोकने की। मैना गुस्से में उसे देख रही थी। अजय भयभीत नजरों से राधा की ओर देख रहा था, लेकिन राधा ने मन में ठान लिया था कि जो भी होगा देखा जाएगा। मैना ने गुस्से से गुर्राते हुए पूछा, क्या कर रही हो? राधा ने मुस्कुराते हुए शांत लहजे में कहा, जेठानी जी, ये मेरे पति हैं और इन पर मेरा हक है। आज से ये मेरे ही कमरे में रहेंगे। आपको इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैना ने अपने स्वर में मिठास भरते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अजय भैया तुम्हारे कमरे में ही रहेंगे। बस खुश रहो देवरानी जी। आप तो नाराज हो गई। राधा ने देखा कि मैना के स्वर में अचानक मिठास खुल गई है, तो उसकी नजर अपने ससुर वीरेंद्र प्रताप पर पड़ी, जो अभी अभी आए थे। राधा समझ गई कि मैना सिर्फ दिखावा कर रही है। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैना वीरेंद्र प्रताप के पीछे लग गई और इस मौके का फायदा उठाकर सुमित भी राधा के पीछे पीछे चला आया। तुमने क्या सोचा था? सुमित बोला, इस पागल का सहारा लेकर मुझसे बच जाओगी? राधा हंसने लगी और लगभग मजाक में बोली, पागल वो नहीं है, पागल तो तुम सब हो जो दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाते हो। तभी सुमित, जो राधा के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था, अजय ने हाथ में एक फोटो फ्रेम उठाया और उसे सुमित की ओर फेंक दिया। जोर जोर से हंसते हुए बोला, गंदा आदमी, मारा गया गंदा आदमी। सुमित के चेहरे पर अजीब सा डर था। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा, यहां से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो इस बार तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सुमित की आंखों में आंसू भर आए और वो बाहर निकल गया। राधा को यह सब अजीब लग रहा था, जैसे हर किसी का चेहरा पल पल बदल रहा हो। पर अब वह थोड़ी खुश थी, क्योंकि उसने अजय को उस कैद से छुड़ा लिया था। फिर राधा ने अजय को फ्रेश होने के लिए कहा और उसके लिए नाश्ता लेकर आई। जैसे जैसे राधा अजय को जानने लगी, उसे यकीन होने लगा कि अजय पागल नहीं है। अजय बस चुपचाप अपनी पेंटिंग बनाने में मग्न रहता था और यही उसकी खासियत थी। रात को जब नौकर खाने के लिए बुलाने आए, तो राधा ने अजय को भी नीचे लाकर सबके साथ बैठा दिया। अजय ने सभी के साथ खाना खाया। वीरेंद्र प्रताप अजय के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थे और राधा की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वहां बैठे हर शख्स का मुंह अजय को देखकर बुझा हुआ था, खासकर मैना का। सबके खाने के बाद जब राधा अजय को कमरे में भेजकर उसके लिए दूध लेने गई, तो उसे सुमित के कमरे से आवाजें सुनाई दी। अंदर से मैना बोल रही थी, तुमसे एक औरत नहीं संभाली गई, बस उसे फंसाने को कहा था, पर तुम आदमी के नाम पर कलंक हो। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब क्या औरतों की तरह रो रहे हो? एक बार और कोशिश करो उस राधा को बस में करने की। एक बार उसकी इज्जत चली गई तो वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। ये सुनकर राधा सन्न रह गई। तभी सुमित ने कहा, बीवी तो मेरी बीवी हो ही कहां,
वो तो पापा ने नाम के लिए मेरी शादी करवा दी। तुमसे पूरे घर को पता है कि तुम्हारा और पापा के बीच में। मैना चीख उठी, चुप रहो, और एक जोरदार थप्पड़ सुमित के गाल पर जड़ दिया। अपनी जुबान बंद रखो, जितना कहा गया है उतना करो। मैना सुमित पर गिरने लगी और बोली, नहीं तो तुम्हारा सच सबको बता दूंगी। इतना कहकर मैना कमरे से बाहर निकल गई। राधा तब तक दीवार के पीछे छुप चुकी थी। मैना वहां से सीधे वीरेंद्र प्रताप के कमरे में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। राधा के लिए यह एक और बड़ा झटका था। वह सुमित के कमरे की ओर बढ़ी तो देखा कि सुमित अपनी मां की तस्वीर को देखकर रो रहा था और कह रहा था, क्यों मां, क्यों हमें छोड़कर चली गई? राधा अब सच जानना चाहती थी, पर तभी अजय जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसे ऊपर भागना पड़ा। कमरे में जाकर उसने अजय को दूध दिया और उसे बिस्तर पर लिटाकर खुद सोफे पर लेट गई। राधा सोचने लगी, ये लोग कितने मतलबी है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, बस एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं, पर मैं अजय को ठीक करके रहूंगी। राधा ने मन में यह ठान लिया था और इन्हीं ख्यालों के बीच उसे नींद आ गई। रात के 2 बजे अचानक अजय चिल्लाने लगा। राधा को कुछ समझ नहीं आया। उसने जल्दी से उसकी दवाओं में से एक नींद की दवा उसे दे दी। राधा का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखने की ठान ली। जब हम ऐसे नीच लोगों के बीच फंसे होते हैं तो यह और भी जरूरी हो जाता है। धीरे धीरे राधा को सब कुछ समझ आने लगा था। अगले 2 दिन बिना किसी परेशानी के गुजर गए। इन 2 दिनों में राधा ने अजय की देखभाल इस तरह की थी कि उसका पूरा हुलिया बदल गया था। सही समय पर खाना, समय से सोना और खुली हवा में सैर, ये सब अजय को सामान्य स्थिति में ले आए थे। वीरेंद्र प्रताप अपने बेटे को फिर से सामान्य होते देख बहुत प्रसन्न थे, लेकिन मैना की नींद उड़ी हुई थी। आज अजय का अपॉइंटमेंट शहर के नामी डॉक्टर राकेश दहिया के साथ था। आमतौर पर मैना अजय को एक खास डॉक्टर के पास ले जाती थी, जिसे वो घर पर ही बुलवा लेती थी ताकि अजय को बाहर न जाना पड़े। लेकिन इस बार वीरेंद्र प्रताप ने अजय की सारी जिम्मेदारी राधा को सौंप दी थी और राधा ने अजय को डॉक्टर दहिया के पास ले जाने का निर्णय किया था। इससे मैना को बहुत नाराजगी हुई। वो चाहती थी कि सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे, लेकिन अब राधा की देखभाल में अजय की तबीयत सुधर रही थी। आज जब राधा अजय को लेकर डॉक्टर दहिया के पास गई तो अजय बहुत खुश था, क्योंकि न जाने कितने दिनों बाद वह घर से बाहर निकला था। राधा ने अजय की दवाइयों और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स को ध्यान से संभाल कर रखा था, ताकि डॉक्टर से सही सही सलाह ली जा सके कि कब कौन सी दवाई देनी है। इधर राधा के जाते ही मैना ने उसका कमरा खंगालना शुरू कर दिया। वह अजय की रिपोर्ट और दवाइयों को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। घबराई मैना ने तुरंत किसी को फोन लगाया और कहा, सब गड़बड़ हो गया है। अगर उसे पता चला तो सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। अभी कुछ करो। उधर से आवाज आई, शांत हो जाओ, मैं देखता हूं। उधर राधा अजय को डॉक्टर के केबिन में लेकर जा रही थी, जब अचानक एक औरत उससे टकरा गई और राधा के हाथ से रिपोर्ट गिर गई। वह औरत सॉरी बोलती हुई रिपोर्ट राधा को लौटाकर चली गई। जब राधा डॉक्टर के केबिन में पहुंची तो डॉक्टर ने अजय की रिपोर्ट देखी और बोले, सब कुछ सामान्य है, लेकिन दवा की डोज बढ़ा रहा हो। देखो, कौन कह सकता है कि 2 साल पहले यह लड़का लंदन से मास्टर्स करके आया था। लेकिन क्या करे, यह डिप्रेशन भी बड़ी खराब चीज है। वैसे आप डॉक्टर हैं? राधा बोली, नहीं, मैं इनकी पत्नी हूं। डॉक्टर सोच में पड़ गए, फिर बोले, अजय को सिर्फ थोड़ी केयर की जरूरत है, उससे बातें करें, उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ें। राधा ने सहमति में सिर हिलाया और डॉक्टर की सारी हिदायतें सुनकर अजय को लेकर घर लौट आई। घर पहुंचकर राधा ने अजय को कमरे में आराम करने के लिए कहकर दवाई दी और नीचे चली आई। शाम हो गई थी। वीरेंद्र प्रताप और सुमित भी घर आ चुके थे। राधा रसोई में मदद करने लगी। अचानक अजय जोर जोर से चिल्लाने लगा। सब लोग घबराते हुए ऊपर दौड़े। अजय जैसे होश में नहीं था। वह दीवार से सिर पटक रहा था। नौकरों ने किसी तरह उसे काबू किया। राधा तुरंत डॉक्टर को फोन करने लगी, लेकिन डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे थे। तब मैना ने अपने डॉक्टर को फोन किया और वह तुरंत आ गई। उन्होंने अजय को इंजेक्शन दिया, तब जाकर उसकी हालत में सुधार आया। डॉक्टर ने राधा से पूछा, आपने कौन सी दवाई दी थी?
राधा ने सही दवाई बताई, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत दवाई बदल दी और बोले, हे भगवान, आप अजय को मारना चाहती हैं क्या? इस दवा से डिप्रेशन कम नहीं होता, बल्कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बेचैनी भी। डॉक्टर ने वीरेंद्र से कहा, अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो पहले इस औरत को यहां से हटाइए। वीरेंद्र प्रताप ने गुस्से से राधा को देखा। हालांकि राधा की कोई गलती नहीं थी, पर यह सब मैना की साजिश थी, जिसमें डॉक्टर भी शामिल था। जब मैना वीरेंद्र प्रताप के सामने अजय और राधा को गलत साबित नहीं कर पाई, तो उसने ये नाटक रच दिया। फिर से अजय को राधा से दूर उसी कमरे में बंद कर दिया गया। वीरेंद्र प्रताप का आदेश था और कोई कैसे मना करता। मैना अपनी जीत पर खुश थी। मुक्ता और नेहा उसकी चापलूसी में लगी थी। सुमित भी वहीं खड़ा था। राधा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राधा ने उसका हाथ चटक दिया और गुस्से में जाने लगी। तभी सुमित ने कहा, तुम अजय को बचाना चाहती हो, राधा? राधा रुक गई और बोली, हाँ, मैं अजय को बचाना चाहती हूं। सुमित ने कहा, तो मेरी एक बात मानोगी? राधा ने पूछा, क्या? सुमित बोला, मैना की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। राधा ने चौंक कर पूछा, आप क्या कह रहे हैं? सुमित ने कहा, हाँ राधा, उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। राधा ने कहा, वो आपकी बीवी है। सुमित ने धीरे से कहा, मुझे पता है, कल तुमने सब सुन लिया था। राधा ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मैंने सब देखा था। सुमित ने कहा, तुम सच जानना चाहती हो? राधा ने हामी भरी। सुमित ने कहा, सुनो, मैना मेरी बीवी नहीं है। राधा की आंखें चौड़ी हो गईं। जब सुमित ने कहा, यही सच्चाई है, राधा ने अचंभित होकर पूछा, पर वो तो घर की बड़ी बहू है। सुमित ने भारी मन से जवाब दिया, वो सब दुनिया को दिखाने का नाटक है। असल में वो मेरे पापा की रखैल है। मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि मैना ने पापा से शादी की है। पापा का इतना बड़ा व्यापार है, ये बात अगर बाहर निकल गई तो बहुत बदनामी होगी। इसलिए बाहर पापा की इज्जत बहुत है, लेकिन असल में वो आदमी नहीं, शैतान है। राधा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। सुमित ने कहा, मेरे पापा ने 2 शादियां की थी। पहली शादी सुनैना माँ से हुई थी, जिनसे 2 बेटियां हुई, मुक्ति और नेहा। जब वो दोनों 8 साल की थी तो सुनैना माँ की कैंसर से मौत हो गई थी। फिर पापा ने मेरी माँ लता राजपूत से शादी की। मेरी माँ रजवाड़ों के खानदान से थी। पापा ने उन्हें फंसा के उनसे शादी की थी, जबकि उनका प्यार माँ से नहीं बल्कि माँ के पैसों से था। फिर मैं और अजय हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पापा की बाहर मुंह मारने की आदत गई नहीं थी, जिससे तंग आकर 1 साल पहले माँ ने आत्महत्या कर ली। मुझे और अजय को छोड़कर बाकी सबको लगता है कि माँ ने आत्महत्या की थी, क्योंकि पापा इस मैना को घर में ले आए थे। घर की इज्जत बाहर न जाए, इसीलिए लोगों को बताया गया कि मैना मेरी बीवी है और इस घर की बड़ी बहू है, जबकि मेरी और मैना की कभी शादी भी नहीं हुई है। पापा की नीचता के कारण मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। पर वो तो कल। राधा ने अपनी बात आधी छोड़ दी। सुमित ने कहा, तुम मेरे राज के बारे में बात कर रही थी, पर सच तो यह है कि। तभी किसी के आने की आहट हुई और राधा और सुमित छुप गए। ये मुक्ति का पति सोहम था। उसके जाते ही सुमित ने कहा, राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत सलूक किया है वो मैंने मैना के कहने में आकर किया है, वरना वो घर की इज्जत मिट्टी में मिला देती। पापा उसके चंगुल में फंसे हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उसी की बात मानते हैं। मेरा होना या ना होना किसी के लिए जरूरी नहीं है, पर अजय तुम्हारा पति है। तुम ही हो जो अब सब कुछ ठीक कर सकती हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ राधा, तुम्हारे अजय को बचा लो, वरना वो मैना सब खत्म कर देगी, जैसे उसने माँ को। जाने दो राधा, मुझे गलत समझना है तो समझ लो, पर मुझे माफ कर दो। इतना कहकर सुमित वहां से चला गया। लेकिन अब भी कई रहस्य थे जो सुमित राधा के लिए छोड़ गया था। जैसे कि सुमित की मजबूरी क्या है, मैना ने अजय से उसे दूर क्यों किया, और आखिर मैना है कौन? लगातार इन सवालों पर राधा का मन मंथन कर रहा था, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। राधा ने मन ही मन मैना की पोल खोलने का निश्चय कर लिया और अपने कमरे में आराम करने चली गई। आज का पूरा दिन एक तूफान की तरह आया और चला गया। राधा को थोड़ी थोड़ी बातें अब समझ आने लगी थी, पर केवल समझना ही काफी नहीं था। अजय की जान खतरे में थी। सुमित का क्या राज था?
और मैना क्यों ऐसा कर रही थी? ये सारे सवाल सोचते सोचते राधा का दिमाग घूम गया था और वह सोफे पर लेटते लेटते सो गई। अगले दिन राधा तैयार होकर नीचे गई। सब कुछ पहले जैसा ही था, पर आज उसे कुछ अजीब नहीं लग रहा था। वीरेंद्र प्रताप की सच्चाई अब उसके सामने थी। एक बात तो तय थी, वीरेंद्र प्रताप अपने बेटे अजय से प्यार करते थे, तभी तो उसके ठीक होने पर खुश हुए थे। राधा ने अजय के कमरे में जाने की कोशिश की तो सब लोगों ने उसे रोक दिया। इसी बीच काम धाम चल ही रहा था कि वीरेंद्र प्रताप के वकील आ गए। राधा को ऊपर जाने को कहा गया, पर वो नीचे की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। तभी वकील कहने लगे, क्या खबर है? जवाब आया, खबर बुरी है। वकील ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हो पा रही है? वकील ने कहा, क्या अजय को बुलाया जा रहा है? अगर वो अपने मुंह से कह दे तो बात बन सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि अजय कहेगा तभी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगी। पर उस पागल की बात क्यों जानना चाहती है कोर्ट? वीरेंद्र प्रताप बोले, तुम चुप रहो मैना। आज पहली बार वीरेंद्र प्रताप ने मैना को डांटा था। मुक्ति और नेहा मन ही मन खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद वकील वीरेंद्र प्रताप के साथ स्टडी रूम में चले गए। मैना छत पर चली गई। मैना को ऐसे जाते देखकर राधा भी उसके पीछे पीछे चली गई। मैना किसी को फोन करने लगी और कहने लगी, हेलो, सब गड़बड़ हो गई है। वो बूढ़ा मेरे नाम करने से तो रहा। मैंने इतनी कोशिश की, अपने रूप का जाल बिछाया, सब बेकार हो गया। उस कमीने से मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है। हाँ, वकील आया था, पर कुछ नहीं हो पाया। अब उस पागल को कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। कोर्ट ने उसे बुलाया है। राधा सब सुन रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैना नीचे उतरी और वीरेंद्र प्रताप के कमरे में जाकर कहने लगी, आपसे नहीं होगा। अरे परेशान मत हो, सब तुम्हारा ही है। मैं एक काम करता हूं, वीरेंद्र प्रताप ने कहा, ये घर तुम्हारे नाम कर देता हूं। अब तो खुश हो जाओगी? मैना थोड़े गुस्से से बोली, नहीं जी, मुझे सोनगढ़ की जायदाद चाहिए थी, ये घर नहीं। समझे आप? वीरेंद्र प्रताप ने कहा, ठीक है, समझो हो जाएगा। लेकिन मैना गुस्से से बोली, अगर आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वीरेंद्र प्रताप के लिए ये सहन से बाहर था। उन्होंने मैना का हाथ पकड़कर कहा, मैं कुछ करता हूं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैना अपनी चाल में कामयाब होती दिख रही थी और एक कमीनी मुस्कान के साथ हंसने लगी। उधर राधा परेशान थी। उसे चिंता थी कि अजय ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। सब अपने अपने में मस्त थे। इतने में सुमित उसके पास आया और बोला, राधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। राधा उसके साथ चली गई और पूछा, क्या बात है? सुमित ने उसे एक किनारे ले जाकर शादी के कागज थमा दिए। ये तुम्हारे और अजय की शादी के दस्तावेज है, सुमित ने कहा। राधा हैरान होकर उसका चेहरा देखने लगी। सुमित ने कहा, मुझे पता है उस दिन की बातों ने तुम्हारे मन में बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। आज मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने आया हूं। सबसे पहले ये कागज अपने पास रखो। ये सबूत हैं कि तुम्हारी और अजय की शादी हुई है और इन्हें किसी को भी मत देना। राधा ने सहमति में सिर हिलाया और सुमित ने कहा, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। मैना और उसके लोग अजय को पागल बनाकर मार देना चाहते हैं। राधा घबरा गई और उसने सुमित की ओर देखा। सुमित ने कहा, हाँ राधा, मैं जानता हूं। मैना कौन है, कहां से आई है और क्यों आई है, ये जानने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं लगा पाया। पर तुम्हें अजय की रक्षा करनी होगी। उसकी इच्छाएं और इरादे क्या है, मैं अच्छे से जानता हूं। सुमित ने अपनी मां की कहानी सुनानी शुरू की। याद है, मैंने कहा था कि मेरी मां रजवाड़ों के खानदान से थी। मेरे पापा ने उनसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। पापा को पैसे मिले, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मां को एहसास हो गया कि पापा कितने धोखेबाज और अय्याश है। उन्होंने मुझे और अजय को हॉस्टल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद मैं तो घर आ गया, लेकिन अजय को लंदन भेज दिया गया। वो इन सब से बेखबर अपनी दुनिया में खुश था। सुमित ने आगे बताया, मां अपने घर की इकलौती बेटी थी और सारी जायदाद पर उनका हक था। ये जायदाद इतनी है कि हमारी 8 से 10 पीढ़ियां भी बैठकर खा सकती हैं। लेकिन पापा के लालच की कोई हद नहीं थी। फिर 2 साल पहले पापा मैना को घर ले आए। मां ये सब अपनी आंखों के सामने कैसे देख सकती थी? फिर भी
वो मजबूत बनी रही। उसी दौरान अजय लंदन से लौटा और ये सब उसके लिए नया था। माँ को दुखी देखकर वो ये सहन नहीं कर पाया। पर जिस दिन माँ ने आत्महत्या की, उसी दिन मैना ने सबको बताया कि अजय ने माँ की याद में खुद को खत्म करने की कोशिश की है और तब से उसकी ये हालत है। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। सुमित ने बताया, माँ ने मरने से पहले अपनी जायदाद मेरे और अजय के होने वाले बच्चों के नाम कर दी थी और इसी मजबूरी में मैना ने अजय की शादी तुमसे करवाई। लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगी। अजय को पागल बनाकर उस सारी जायदाद हड़पना चाहती है और मैं कभी बाप नहीं बन सकता। यही मेरा राज है। सुमित का चेहरा झुका हुआ था। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, इतनी बड़ी साजिश, कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। सुमित ने राधा को संभाला और कहा, राधा अपने कमरे में जाओ। राधा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं कहाँ आ गई हूँ? हे भगवान, आपने मुझे किन कमीनों के बीच में फंसा दिया। उसने मन ही मन कहा, मुझे अजय को बचाना होगा। राधा भागकर नीचे गई। सब लोग खाना खा रहे थे। उसने चुपके से कमरे की चाबी निकाली और अजय के कमरे का दरवाजा खोला। उसने अजय को खाना खिलाया। अजय की आंखों में आंसू थे। उसने राधा को गले लगा लिया। राधा के मन में एक ही ख्याल था, मुझे कुछ भी करके अजय को बचाना होगा। पैसे के लिए कोई इंसान कितना गिर सकता है। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कुछ ऐसा करो कि मेरे अजय की जान बच जाए। अजय को खाना खिलाकर राधा अपने कमरे में लौट आई और सोचने लगी कि कैसे अजय और सुमित को बचाया जाए। अगले दिन सुबह सुबह मैना और बाकी घरवाले राधा के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। राधा ने जल्दी से दरवाजा खोला तो मैना उसे धकेलकर पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी। राधा को कुछ समझ नहीं आया। मैना ने राधा के बिस्तर के नीचे से कुछ निकाला और सबको दिखाने लगी। देखिए, जिसे आप अपने बेटे की हितैषी समझते हैं, वही उसकी जान की दुश्मन निकली है। राधा कुछ बोल नहीं पाई। वीरेंद्र प्रताप ने देखा, सच में जहर राधा के कमरे में ही मिला था। रात में कोई कमरे में आया भी नहीं था। वीरेंद्र प्रताप ने गुस्से में राधा की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गरजते हुए बोले, आज ही मुझे अजय से तुम्हारा तलाक चाहिए। इसके बाद वीरेंद्र प्रताप आगे बढ़े और मामला समझाकर सबको नीचे ले गए। राधा के लिए यह सब कुछ अप्रत्याशित था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके नीचे जाने के बाद मुक्ति ने बताया, कल अजय के खाने में किसी ने जहर मिला दिया था और आज सीसीटीवी में तुम्हारे कमरे में कुछ संदिग्ध देखा गया है, इसलिए सबको शक तुम पर है। राधा जब अजय के पास जाने लगी तो मुक्ति ने उसे रोका। सुमित अभी उसके साथ है। अजय अब ठीक है। मुझे पता है ये सब किसने किया है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मुझे इससे क्या फायदा? राधा ये सुनकर सोचने लगी, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। अब मुझे खुद को निर्दोष साबित करना होगा। उसे समझ आ रहा था कि लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो सकते हैं कि सही और गलत का भान नहीं रहता। वह पहली बार देख रही थी कि कोई कैसे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। राधा ने खुद को संभाला और नीचे गई। सोहम, सुमित और मुक्ति के कहने पर उसके ससुर वीरेंद्र प्रताप शांत बैठे थे, पर मैना लगातार उनके कान भर रही थी। पूरा दिन बवंडरों में बीता। राधा को मना करने के बावजूद वह अजय का ख्याल रख रही थी। सबको पता था कि यह मैना का किया हुआ है और वह चाहती थी कि इसका इल्जाम राधा पर लगे ताकि कोई भी इस संपत्ति को बांटने वाला न बचे। भगवान का भी अपना खेल था। अजय बच गया। जब राधा अजय के पास से उठकर कमरे में जा रही थी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ। राधा का मन विचलित हो उठा। यह लड़का, क्या हो गया मुझे? तुम्हें सही करना ही होगा राधा, मन में सोच रही थी। अजय ने मैना के साथ किए गए व्यवहार को लेकर सोच रही थी कि अब वह मैना के साथ अजय का ऐसा ही व्यवहार नहीं होने देगी। सुमित भी वहां मौजूद था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। सुमित ने राधा से कहा, आज रात मैना किसी से मिलने जाएगी? राधा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? सुमित ने कहा, बस तुम उसका पीछा करो और पता लगाओ कि वह किससे मिलती है। राधा ने हामी भरी। रात को सब लोग खाना खाकर सो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। मैना चुपचाप कमरे से बाहर निकली और मुख्य दरवाजे से बाहर चली गई। राधा ने सब देखा और उसके पीछे पीछे चलने लगी।
मैना पैदल ही चल रही थी और राधा भी उसके पीछे हो ली। मैना एक बड़े से घर में घुस गई। राधा ने भी उसके पीछे पीछे जाकर घर की खिड़की से झांकना शुरू किया। अंदर एक आदमी था जो राधा की ही उम्र का लग रहा था। मैना उसकी बाहों में झूल गई और वह आदमी बोला, शाबाश मेरी जान, उन राजपूतों को खत्म कर तुम मेरी इच्छा पूरी कर रही हो। तुम्हारी कितनी तारीफ करूं? मैना ने जवाब दिया, उस कमीने बूढ़े को तो मैंने कभी अपने पास नहीं आने दिया। वो तो बस मेरे इशारों पर नाचता है। रोज रात को उसे एक नशे की पुड़िया देकर उसका काम तमाम कर देती हो। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। राधा को उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह उसकी बातों से सब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी मैना ने कहा, जब तक राजपूतों को भिखारी न बना दो, इस दिल को चैन नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने फिर कहा, अब तक वह पागल मरा क्यों नहीं? मैना गुस्से से बोली, वह पागल अब तक मरा क्यों नहीं? राधा इस सब को जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन है जो इन लोगों का दुश्मन बना हुआ है और क्या होगा आगे। मैंने बहुत जतन किया उसे ठिकाने लगाने का, लेकिन क्या करूं, अब ये नई लड़की आ गई है, उसका ख्याल रख रही है। आज मैंने उस पर जहर देने का इल्जाम भी मर दिया था। अभी देखो, वो बूढ़ा तो मेरी उंगलियों पर नाचता है। उसके आलसी बेटे किसी काम के नहीं है। 2 बेटियां हैं, उनको अपने वश में करना इतना आसान है जितना चींटी को मसलना। मगर ये जो नई लड़की आई है राधा, वही सब गड़बड़ कर रही है। मैंने कितनी चालाकी से पूरा प्लान बनाया था कि राधा के हाथों से पूरे घर को जहर देकर उसे जेल भिजवा दूंगी। फिर मैं इस सारी जायदाद की अकेली मालकिन बन जाऊंगी और हम अपनी मस्त जिंदगी जिएंगे। वो व्यक्ति बोला, बस बस, मुझे तो बस उस राजपूत खानदान की बर्बादी देखनी है। मैना ने पूछा, तुम्हारी आखिर उस परिवार से दुश्मनी क्या है? वो व्यक्ति बोला, समय आने पर सब बताऊंगा। मैना सोच में पड़ गई कि कौन इतनी गहरी साजिश रच सकता है। वह खिड़की से कुछ देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। राधा चिंतित होकर वहीं खड़ी रही। जब उसे लगा कि मैना अब निकलने वाली है, तो वह जल्दी से वहां से भागकर घर लौट आई। अपने कमरे में बैठी उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने से कई जिंदगियां तबाह हो जाती। राधा सोच में डूबी थी, समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। इसी उधेड़ बुन में उसकी आंख लग गई। सुबह उठते ही उसने सोचा, अब और नहीं, मुझे इन सब का असली चेहरा बेनकाब करना होगा। आखिर कौन है वो इंसान? अगली सुबह माहौल शांत था। राधा ने चुपके से अजय को नाश्ता करवाया। अजय और राधा अब अच्छे दोस्त बन गए थे। अजय की हालत में सुधार हो रहा था और सुमित भी हर वक्त उसकी मदद कर रहा था। बस वीरेंद्र प्रताप के सामने सुमित कुछ नहीं बोल पाता था। मैना आज बहुत खुश थी। उसकी खुशी का राज राधा को पता था। अब उसने ठान लिया था कि वो मैना का पर्दाफाश करेगी। उसने सुमित से भी सब बातें बता दी थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि उन्हें अपने प्लान के लिए ऐसे साथी चाहिए थे जिन पर मैना को पूरा भरोसा हो जाए। सुमित ने मुक्ति से बात की और पैसे का लालच दिखाया। दुनिया में पैसा वो ताकत है जिसके आगे बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। मुक्ति को भी पैसा चाहिए था। अब मुक्ति उनके साथ मिल गई थी, क्योंकि उसे राधा का पक्ष ज्यादा मजबूत लग रहा था। तीनों ने मिलकर सबसे पहले अजय को राधा के कमरे में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। मुक्ति और सुमित वीरेंद्र प्रताप के पास गए और उन्हें काफी समझाया कि अजय को पूरे समय देखभाल की जरूरत है। काफी मान मनौवल के बाद वीरेंद्र प्रताप मान गए और अजय को राधा के कमरे में शिफ्ट करवा दिया गया। यह उन तीनों की पहली जीत थी। राधा के अंदर अब साहस आ गया था। मैना भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बात वीरेंद्र प्रताप के बेटे की थी। राधा ने सुमित, मुक्ति और उसके पति सोहन को भी अपने साथ मिला लिया था। योजना बन रही थी, पर अभी कोई ठोस रास्ता नजर नहीं आ रहा था। नेहा और उसका पति नवीन अब भी मैना के चापलूस बने हुए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि मैना उन्हें कुछ न कुछ जरूर देगी। अब राधा की एक टीम बन गई थी, जिसमें राधा, सुमित, मुक्ति, सोहन और अजय थे। मैना की साजिश को खत्म करने का अभियान शुरू हो चुका था। हर किसी का एक अहम रोल था। सबसे पहले मुक्ति और सोहन को मैना के चमचे बनकर उसके षड्यंत्र में शामिल होना था। फिर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करनी थी
ताकि सब मिलकर वीरेंद्र प्रताप के सामने उसका असली चेहरा उजागर कर सकें। राधा को विश्वास था कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन कुछ भी ठोस हासिल नहीं हो पाया। वीरेंद्र प्रताप मैना की जाल में फंसते ही जा रहे थे। राधा की योजना वैसी की वैसी ही रह गई। हाँ, एक बात अच्छी हुई कि राधा की देखभाल से अजय अब ठीक हो रहा था। अब वह सामान्य हो चुका था और राधा की बात भी मानता था। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। मैना को देखकर अब भी वह चिढ़ती थी, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बार बार एक ही चाल चलने से उसकी पोल खुल सकती थी। मैना बहुत सतर्क थी और सुमित और मुक्ति से कोई भी योजना साझा नहीं करती थी। वे बेचारे उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। नेहा और उसका पति नवीन भी मैना के आगे पीछे रहते थे, जिससे नेहा को अब मुक्ति पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। ये दोनों मैना से इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? और वही हुआ जिसका डर था। एक दिन जब राधा, सुमित, मुक्ति और सोहन अजय के साथ बैठकर योजना की बातें कर रहे थे, तभी नेहा ताली बजाते हुए कमरे में घुसी। वाह, तो ये है तुम लोगों का प्लान, अभी सबको बताती हो। जब मुक्ति ने देखा कि नेहा जाने की तैयारी कर रही है, तो उसने अचानक पास रखा फ्लावर पॉट उठाया और नेहा की खोपड़ी पर जोरदार प्रहार किया। नेहा तुरंत जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। राधा और सुमित का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। तुमने ये क्या कर डाला? उन्होंने हक्का बक्का होकर मुक्ति से पूछा। मुक्ति ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जो सही था वही किया। उसने आगे कहा, मैंने आज तक कोई सही काम नहीं किया, लेकिन आज पहली बार सही किया है। राधा, हम तुम्हारे साथ हैं। नेहा को मैं संभाल लूंगी, तुम अपनी योजना पर ध्यान दो। फिर उसने नेहा को उसके कमरे में बंद कर दिया। अब इन लोगों का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया, क्योंकि नवीन बिना नेहा के किसी काम का नहीं था। राधा और सुमित के चेहरों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि मैना का अंत निकट था। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। 1 हफ्ते बाद अजय पूरी तरह से ठीक हो गया था। राधा उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। अजय कम बोलता था, लेकिन उसके दिल में राधा के लिए जगह बनती जा रही थी, जो दे। एक दिन राधा ने देखा कि अजय उसे देख रहा है। वह कुछ परेशान हो गई और पूछा, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अजय ने जवाब दिया, तुम बहुत अच्छी हो। राधा ने कहा, तुम्हें कुछ कहना है? अजय ने कहा, राधा, मैं पागल नहीं हूं। राधा ने सहमति में सिर हिलाया, मुझे पता है। फिर अजय ने खुलासा किया, मुझे पागल बनाया गया था। मेरी मां की हत्या की गई थी, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। राधा चौंक गई। आपको कैसे पता? अजय ने बताया, मेरे बाप और उस कमीनी मैना ने मेरी मां को मारा, और जब मैंने उन्हें देख लिया तो उन्होंने मुझे छत से धक्का दे दिया। राधा ने आश्चर्य से पूछा, क्या? अजय ने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी मां की प्रॉपर्टी के लिए यह सब किया गया। जब उन्हें पता चला कि मेरी मां ने अपनी संपत्ति मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दी है, तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से पागल बनाने की कोशिश की। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम गलत समझ रहे हो, यह सब मैना का किया धरा है। अजय ने राधा की ओर देखा और कहा, मुझे परवाह नहीं कि किसने किया, बस इतना पता है कि मां को पापा ने मारा और मुझे पागल बनाया। फिर अजय ने धीरे से कहा, राधा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब मुझे छोड़कर मत जाना। राधा ने सिर हिला दिया, नहीं अजय, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। अजय ने बिना कुछ सोचे समझे राधा को गले से लगा लिया। राधा के लिए यह सब कुछ नया था। इतने इम्तिहान के बाद आज उसे पहली बार प्यार का एहसास हुआ था। अजय ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, राधा, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूं, लेकिन मुझे अभी भी पागल बने रहना पड़ेगा। सुमित को सब सच पता है, लेकिन हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राधा, तुम मेरा यकीन तो नहीं तोड़ोगी ना? राधा ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो गए हो और तुमने आज अपने प्यार का इजहार भी किया। वह खुश होकर नाश्ता बनाने चली गई। तभी मैना वहां आई और बोली, क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी। मैना ने उसका गला पकड़ लिया और कहा, जो तुम सोच रही हो उसे सोचने की भी हिम्मत मत करना। ये घर मेरा है, यहां मेरा कानून चलता है, जो मैं चाहूंगी वही होगा। तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, मेरे टुकड़ों पर पलने वाली।
राधा ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया, जल्दी ही पता लग जाएगा कि भाभी कौन मालिक है और कौन नौकरानी। मैना वीरेंद्र प्रताप के कमरे में गई और कहने लगी, देखिए, मुझे ये लड़की बिल्कुल सही नहीं लग रही। मेरी माँ ने तो इसे जल्द से जल्द घर से निकाल दीजिए। वीरेंद्र प्रताप ने जवाब दिया, तुम्हारा घर है, जिसे मन में हो रखो, जिसे निकालना है निकालो। मैना अपनी जीत पर मन ही मन खुश हो रही थी। राधा किसी भी तरह मैना का भंडाफोड़ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैना हर बार उसे गलत साबित कर देती थी। राधा के लिए एक अच्छी बात यह थी कि उसे उसका पति मिल गया था, जिसके भरोसे वह इस घर में आई थी, और वह अब ठीक ठाक था। लेकिन दूसरों की नजर में अजय को अभी भी पागल बने रहना पड़ रहा था, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैना नई चाल चलने लग जाती। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन राधा किसी भी तरह मैना की साजिश का पर्दाफाश नहीं कर पाई। आधी रात को वह जागी तो देखा कि सब लोग कहीं जाने की योजना बना रहे हैं। उसने मैना से पूछना चाहा, लेकिन उसने उसे झटक दिया। वीरेंद्र प्रताप ने राधा को बुलाया और कहा, हम सब सोनगढ़ जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां की जायदाद का सौदा करना है, और सोचा कि आखिरी बार सब लोग घूम फिर आए। मैंने सुना तो राधा के होश उड़ गए। उसके मन में सवाल उठा कि आखिर बिना अजय के दस्तखत और प्रॉपर्टी के कागजों के यह सौदा कैसे तय हो गया। सब कुछ उसकी आंखों के सामने नष्ट होता दिख रहा था, पर उसके हाथ बंधे हुए थे। वह कुछ कर पाने में असमर्थ थी। अजय का नाश्ता लेकर वह उसके कमरे में गई और सारी बात उसे बताई। अजय ने उसे धैर्य रखने को कहा और फिर सबको कमरे में बुलाया। इस बार मुक्ति के साथ नेहा भी आ गई थी। इसका कारण था पैसों का लालच, लेकिन मैन काका का पर्दाफाश करने के लिए पूरे परिवार का एकजुट होना जरूरी था। मुक्ति ने नेहा को मना लिया था। इस तरह से नेहा, मुक्ति, नवीन, सोहम और सुमित सब अजय और राधा के साथ हो गए थे। नेहा और नवीन को भी अब समझ में आ गया था कि असली मालिक अजय है, इसलिए सबने उसकी सहायता के लिए हाथ मिला लिया था। अब घर लौटने की तैयारी हो गई थी, लेकिन वीरेंद्र प्रताप को कुछ जरूरी काम आ गया, तो उन्होंने एक दिन रुकने का प्रस्ताव रखा। इस पर मैना का चेहरा लटक गया। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसके लिए कितनी भयानक होने वाली है। पूरा दिन गुजर गया। सुमित दिन भर मैना पर निगाह रखे हुए था। रात के खाने के बाद सब सोने चले गए। तभी मैना वीरेंद्र प्रताप के लिए दूध लेकर जाने लगी। राधा को पता था कि उस दूध में नींद की गोली है, तो उसने नेहा को भेज दिया ताकि वह किसी भी तरह मैना को रोक ले, क्योंकि उसे उस पर कोई शक नहीं होगा। जैसे ही मैना दूध लेकर जा रही थी, नेहा ने जानबूझकर उसे टक्कर मार दी, जिससे नशीला दूध मैना के हाथ से गिर गया। मैना को गुस्सा आ गया और वह नेहा को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। नेहा ने उसे दूसरा गिलास दूध बनाकर दे दिया, जिसे मैना को लेकर जाना पड़ा, लेकिन अब उसमें कोई दवा नहीं मिल पाई। रात के 12 बजे मैना चुपचाप कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वीरेंद्र प्रताप को कुछ पता नहीं चला, लेकिन सुमित, राधा और बाकी सभी उसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। राधा, सुमित और अजय ने मैना का पीछा किया, जबकि मुक्ति ने जाकर वीरेंद्र प्रताप को जगाया और उसकी सच्चाई उन्हें बताई। वीरेंद्र प्रताप को यकीन नहीं हुआ, तो मुक्ति ने अलमारी खोलकर मैना के सामने वो नींद की दवा दिखाई। साथ ही घर के कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी दिखाए, जो मैना की अलमारी से मिले थे और कभी वीरेंद्र ने दिए ही नहीं थे। वीरेंद्र प्रताप और मुक्ति भी वहां पहुंच गए। इधर मैना फिर उसी बंगले में गई जहां वह पिछली बार गई थी। उस लड़के को गले लगाकर कहने लगी, देखा, काम हो गया। ये प्रॉपर्टी बिकते ही अब मेरा और तुम्हारा सब कुछ होगा। फिर उस वीरेंद्र प्रताप को उसकी बीवी की हत्या के इल्जाम में अंदर करवा देंगे और सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। पूरे परिवार को जहर देकर राधा का नाम लगवा देंगे। बस अब सिर्फ मैं और तुम। अजय और सुमित ये सब देख रहे थे और गुस्से से तिलमिला उठे। तभी उन्होंने उस लड़के का चेहरा भी देख लिया। वह अजय की उम्र का ही एक लड़का था, जिसे कोई नहीं जानता था। अभी ये सब चल ही रहा था कि मुक्ति के साथ वीरेंद्र प्रताप भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। यह धोखा वह सहन नहीं कर पा रहे थे, भले ही वह खुद कितना भी बड़ा धोखेबाज रहे हो, लेकिन मैना का यह छल वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वीरेंद्र प्रताप ने बंगले में घुसते ही
जैसे उस लड़के को देखा, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं और बोले, तुम? मैना घबरा गई। कैसे ये राज खुल गया? लड़का बोला, हाँ मैं ही हूं। पर तुम यहां क्या कर रही हो? तुम तो मर चुकी थी ना? वीरेंद्र प्रताप बोले। तो ये लड़का जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं नहीं मारा, अब तो मरेगा साले। और उसने अपनी बंदूक निकालकर वीरेंद्र प्रताप की गर्दन पर रख दी और हंसने लगा। वीरेंद्र प्रताप कहने लगे, अरे बेटा क्या कर रहा है? जो तू मत बोल, मैं तेरा बाप हूं। ये सुनते ही पूरा परिवार चौंक गया। मैना अलग खड़ी हो गई। तभी राधा के साथ सब लोग अंदर आ गए। लड़का कहने लगा, तुम सब भी आ गए, अच्छा हुआ, तुम सब भी आज मरोगे। वीरेंद्र प्रताप ने कहा, नहीं बेटा, तुझे पैसा चाहिए, मैं दूंगा, छोड़ दे मुझे। वीरेंद्र प्रताप गिड़गिड़ा रहे थे। तभी एक औरत बाहर निकली। राधा ने देखा, यह तो वही औरत है जो उसे अस्पताल में मिली थी। वीरेंद्र प्रताप उसे देखकर गिड़गिड़ाने लगे, बचा लो मुझे, रुक्मणी, ये देखो तुम्हारा बेटा मुझे मार रहा है। रुक्मणी उस लड़के के पास जाकर बोली, रुका क्यों है राजू? मार दे इस हरामजादे को, इसने मेरी जिंदगी तबाह की थी। ऐसे कमीने इंसानों को ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए, ताकि अगली बार कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। राधा उस औरत के पास गई और बोली, आंटी जी, असली सच्चाई क्या है, कृपया बताइए। और जैसे ही उसने राधा को धक्का देकर पीछे हटने की कोशिश की, तभी अजय दौड़कर राधा को संभालने लगा और सुमित, मुक्ति और अन्य सभी ने मिलकर उस महिला को पकड़ लिया। तभी राजू ने बंदूक चला दी और सब लोग अलग अलग खड़े हो गए। रुक्मणी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सुनो। जब मैं 16 साल की थी तो ये नीच वीरेंद्र प्रताप मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस शहर में ले आया। कुछ ही दिनों में मैं गर्भवती हो गई, लेकिन इस आदमी ने एक बार भी मेरी सुध नहीं ली कि मैं जिंदा हूं या मर गई। किसी तरह लोगों के घर में काम करके मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी खींची। उसी समय मेरे बेटे राजू का जन्म हुआ। बचपन से ही उसने कई तकलीफें देखी हैं। जब भी कोई उससे पूछता कि उसके पिता कौन है, तो वह चुप रह जाता और आकर मुझसे लिपट कर रोता। साल बीतते गए, लेकिन इस दगाबाज वीरेंद्र ने हमारी ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। फिर एक दिन अचानक यह आया और मेरे बेटे को अपने साथ रखने की जिद करने लगा, क्योंकि उस वक्त इसका कोई वारिस नहीं था। तब ये राजू को अपने साथ ले गया। तभी मुक्ति दौड़कर राजू के गले लग गई और कहने लगी, भैया, आप ही राजू भैया हो। राजू की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वीरेंद्र को देखकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रुक्मणी ने आगे बताया, इस नीच ने पैसों के लालच में दूसरी औरत से शादी कर ली और संपत्ति के साथ साथ उसे 2 बेटे भी मिल गए। अब जब इसकी जिंदगी सही हो गई तो इसने मेरे राजू को देखकर नफरत करना शुरू कर दिया। इसने राजू को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन लता ने उसे बचा लिया। इस नीच ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। मैंने राजू के दिल में नफरत का बीज बोया और वीरेंद्र से बदला लेने के लिए राजू ने यह सारा नाटक रचा, जिसमें उसकी मदद मैना ने की। मैंने मैना को वीरेंद्र के पीछे लगाया और इस प्रॉपर्टी के लिए इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। इसी संपत्ति के लिए मैंने इसके हाथों इसकी पत्नी का खून करवाया। मेरे बेटे को कभी बाप का प्यार नहीं मिला, इसलिए मैंने ऐसी चाल चली कि यह खुद अपने बेटे को पागल बना दे। और जैसे ही अजय पागल हुआ, वीरेंद्र के भीतर का बाप जाग गया और उसे संपत्ति की चिंता होने लगी। लेकिन लता ने पूरी संपत्ति अजय और सुमित के बच्चों के नाम कर दी थी, इसलिए अजय को पागल बने रहना पड़ा, जबकि सुमित तो इस काबिल भी नहीं था कि वह बाप बन सके। मैना ने अपने हुस्न के जाल में फंसाकर इस कमीने को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था और बहुत जल्द ही वह पूरी संपत्ति हथिया लेती। लेकिन इस लड़की राधा ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन नहीं, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद जैसे ही रुक्मणी ने बंदूक उठाई, तभी पीछे से पुलिस आ गई और सबको हथियार डालने को मजबूर कर दिया। रुक्मणी को भी अपनी बंदूक रखनी पड़ी, लेकिन वीरेंद्र प्रताप ने जैसे खुद को बर्बाद होते देखा, उसने अपनी बंदूक उठा ली। कैसे वह अपनी इज्जत का कचरा होते देख सकता था? शहर में उसकी एक बड़ी प्रतिष्ठा थी, इसीलिए उसने बंदूक उठाई और रुक्मणी को एक गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब तक पुलिस उन्हें रोक पाती,
वीरेंद्र प्रताप अपनी जान ले चुका था। पूरे परिवार के सामने 2 लाशें पड़ी थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे इस हादसे पर यकीन नहीं कर पा रहे हो। राधा ने जब सामने लाशें देखी तो वह बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब राधा को होश आया तो सब लोग उसके चारों ओर खड़े थे। अजय और सुमित ने राजू से माफी मांगी और राजू ने भी उन्हें माफ कर दिया। मैना भी राधा के पास गई और बोली, मुझे माफ कर दो राधा, मेरी तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। मुझे अपनों के लिए यह सब करना पड़ा, लेकिन तुमने जो किया वह अपनों के लिए किया। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदी, और मैना को गले लगा लिया। मुक्ति और नेहा भी आकर राजू को गले लगाकर रोने लगी। भैया, हमने आपको बहुत याद किया। पैसे के लालच में हम कभी किसी को अपना सगा नहीं मान पाए, लेकिन आज समझ में आ गया कि रिश्ते पैसे से ऊपर होते हैं। इस बात का एहसास हमें राधा ने दिलाया, जो हमारे परिवार की भी नहीं थी, लेकिन अजय को सही रास्ते पर लाने और इस घर को बचाने के लिए जी जान से लगी रही। नेहा ने रोते हुए कहा, पापा इतने गिरे हुए होंगे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर वह राधा को गले से लगा लिया। अजय भी राधा को देखकर खुश था। पुलिस वहां से जा चुकी थी, क्योंकि यह एक मर्डर केस था और सबके बयान दर्ज हो चुके थे। शाम तक उन्होंने उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया और राजू उनके साथ मिलकर खुश था। कभी कभी हम दूसरों की बातों में आकर सभी को दुश्मन मान लेते हैं। यही हाल राजू का था। उसने जो भी किया वह रुक्मणी का बदला लेने के लिए किया। अब सब कुछ सही था। राधा को भी अपना परिवार मिल गया था। यह सब देखकर मुक्ति और नेहा भी अपने पतियों के साथ अपने अपने ससुराल जाने की जिद करने लगी, क्योंकि रिश्ते हमेशा पैसे से बढ़कर होते हैं। राधा ने अपने इन मुश्किल वक्त में सफलता हासिल की थी। जो भी चुनौतियां उसकी राह में आई, उसने उनका डटकर सामना किया। बड़ी बहादुरी से उसने आगे कदम बढ़ाए। चाहे जो भी हो, उसने अपने घर को बचाया। वीरेंद्र की मौत के कुछ समय बाद राजू और मैना ने भी शादी कर ली और दोनों अपने घर वापस चले गए। अब केवल सुमित, अजय और राधा ही उस घर में रह गए थे। राधा ने अच्छे से पूरे घर को संभाल लिया था और अजय का भी ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में डॉक्टर की सलाह पर अजय ने भी अपना ऑफिस संभालना शुरू कर दिया था। सुमित और अजय मिलकर अपने अपने कामकाज संभालने लगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। एक बार फिर एक महिला ने अपनी जिंदगी की मुश्किलों से उभरकर अपने इम्तिहान को पास किया था। राधा जैसी सुंदर और सुघड़ लड़की ने उस घर को स्वर्ग बना दिया था। अब उनकी जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी और वे अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहे थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।